केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी हेडक्वार्टर सेक्टर 37 के बाहर हुए ब्लास्ट से इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि एक संदिग्ध व्यक्ति ने इमारत के बाहर ग्रेनेड जैसे विस्फोटक को फेंका, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आसपास खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा। घटना के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी। वायरल वीडियो में कथित तौर पर हमलावर को विस्फोटक फेंकते हुए देखा जा रहा है, जिससे ये घटना योजनाबद्ध हमला मानी जा रही है। हालांकि किस संगठन ने जिम्मेदारी ली है, इसको लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है। लोकसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पास हो गया, जिसके तहत अमरावती को राज्य की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित कर दिया गया। इस फैसले से लंबे समय से चल रहा राजधानी विवाद खत्म होने की उम्मीद है और सरकार का मानना है कि इससे निवेश बढ़ेगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। वहीं इसी दौरान सदन में विदेशी अंशदान FCRA संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और FCRA बिल वापस लो के नारे लगाए। विरोध के कारण कार्यवाही बाधित हुई और इस मुद्दे पर तीखी राजनीतिक टकराव की स्थिति देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की अहम बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पश्चिम एशिया में चल रहे तनावपूर्ण हालात की विस्तृत समीक्षा की गई। इस बैठक में देश की ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन और आर्थिक स्थिरता पर संभावित असर को लेकर चर्चा हुई। खासतौर पर LPG, पेट्रोल, डीजल और अन्य जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर फोकस रखा गया। सरकार ने संकेत दिए हैं कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और नागरिकों के लिए ईंधन व आवश्यक सामान की आपूर्ति बनाए रखने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि वैश्विक संकट का असर देश में कम से कम पड़े। 1 अप्रैल से देश में जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है, जिसमें इस बार बड़ा बदलाव ये है कि लोग खुद ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी इस डिजिटल प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसकी शुरुआत की। इस जनगणना में कुल 33 सवाल पूछे जा रहे हैं, जो केवल आबादी नहीं बल्कि लोगों के रहन-सहन, घर की स्थिति, सुविधाएं, वाहन, इंटरनेट आदि से जुड़ी विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे खास बदलाव ये है कि अब स्थिर यानी लंबे समय तक चलने वाले लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी शादीशुदा माना जाएगा। यानी अगर कोई जोड़ा अपने रिश्ते को स्थायी मानता है तो जनगणना में उन्हें विवाहित की श्रेणी में गिना जाएगा। इसके अलावा फॉर्म में कुछ दिलचस्प सवाल भी शामिल हैं, जैसे मोबाइल में FM का मतलब रेडियो सुविधा से है या नहीं, घर में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, किस तरह का खाना खाया जाता है और परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद देश के लोगों की वास्तविक स्थिति को समझकर भविष्य की योजनाएं बनाना है। मध्य प्रदेश की दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को भूमि विकास बैंक घोटाले के मामले में दिल्ली की विशेष MP MLA कोर्ट ने दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है। ये मामला करीब 25 साल पुराना है, जिसमें आरोप था कि उन्होंने फर्जीवाड़ा करके बैंक की फिक्स डिपॉजिट की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 15 साल तक करवा दिया, जिससे उन्हें और संबंधित संस्था को लंबे समय तक अधिक ब्याज का लाभ मिला और बैंक को नुकसान पहुंचा। अदालत ने उन्हें IPC की धारा 420 समेत अन्य धाराओं में दोषी माना है और फिलहाल तिहाड़ जेल भेजा गया है, जबकि सजा का अंतिम फैसला अलग से सुनाया जाएगा। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित अटारी वाघा बॉर्डर पर होने वाली प्रसिद्ध रिट्रीट यानी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव कर दिया गया है। अब ये सेरेमनी रोजाना शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक आयोजित होगी, जबकि पहले इसका समय 5 बजे से 5:30 बजे तक था। ये नई टाइमिंग 1 अप्रैल से लागू हो गई है। अधिकारियों के अनुसार ये बदलाव मौसम और दिन के उजाले यानी डेलाइट में हो रहे परिवर्तन को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि दर्शकों को बेहतर अनुभव मिल सके और सुरक्षा व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल सके। ये सेरेमनी हर दिन हजारों लोगों को आकर्षित करती है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल यानी BSF और पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों द्वारा जोश, अनुशासन और देशभक्ति से भरपूर प्रदर्शन किया जाता है। बिहार के नालंदा जिले में स्थित शीतला माता मंदिर में हुए दर्दनाक भगदड़ हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 8 महिलाएं शामिल हैं। ये हादसा मंगलवार सुबह उस समय हुआ जब चैत माह के अंतिम मंगलवार और धार्मिक अवसर के कारण मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे थे। अचानक भीड़ बढ़ने, लाइन व्यवस्था टूटने और अफरा तफरी मचने से भगदड़ की स्थिति बन गई, जिसमें कई लोग गिर पड़े और कुचल गए। इस घटना में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में
भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था में कमी को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि अचानक भीड़ के उफान और अफवाहों ने हालात को और बिगाड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि जहां वीआईपी सुरक्षा में हजारों जवान तैनात रहते हैं, वहीं हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ के बावजूद पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वीर विक्रम यादव को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए का नया प्रमुख नियुक्त किया है। उन्होंने फैज अहमद किदवई की जगह ली है, जिन्हें अब कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। 1996 बैच के ओडिशा काडर के अधिकारी यादव पहले पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब देश का विमानन क्षेत्र सुरक्षा, परिचालन चुनौतियों और बढ़ती हवाई यात्रा मांग जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ईरान में इस समय सत्ता को लेकर बड़ा अंदरूनी टकराव सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार देश की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कई अहम सरकारी कामकाज पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया है और राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित कर दिया है। बताया जा रहा है कि IRGC न सिर्फ सरकारी फैसलों में दखल दे रहा है, बल्कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की नियुक्तियों और निर्णयों को भी रोक रहा है। इससे सरकार और सैन्य तंत्र के बीच टकराव की स्थिति बन गई है, जिससे देश की राजनीतिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी बीच ये भी दावा किया गया है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनेई से मिलने तक में बाधा डाली गई, जो इस बात का संकेत है कि असली नियंत्रण धीरे धीरे सेना के हाथ में जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच बहरीन में बड़ा हमला सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने बहरीन में अमेज़न के ऑफिस या डेटा सेंटर को निशाना बनाया, जिससे वहां की डिजिटल और क्लाउड सेवाएं प्रभावित हुईं। ये हमला उस समय हुआ जब ईरान ने अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल को भी टारगेट घोषित किया है। ईरान का आरोप है कि ये कंपनियां अमेरिकी सैन्य और तकनीकी ऑपरेशंस में मदद कर रही हैं, इसलिए इन्हें वैध निशाना माना जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब ईरान के साथ किसी भी तरह की डील की जरूरत नहीं है और अमेरिका अपनी रणनीति खुद तय करेगा। दुनिया में चल रहे ईरान युद्ध के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि यूएई अब इस संघर्ष में सीधे शामिल होने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ मिलकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जबरन खोलने में मदद कर सकता है, जो इस समय ग्लोबल तेल सप्लाई का सबसे अहम रास्ता है। बताया जा रहा है कि यूएई ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जिसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल बनाया जा सके। ये बल समुद्री रास्तों की सुरक्षा करेगा और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करके जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दरअसल ईरान ने हाल ही में इस जलमार्ग पर नियंत्रण कड़ा कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में जहाजों से भारी शुल्क वसूलने और कुछ देशों के जहाजों को रोकने की बात भी सामने आई है। इससे ग्लोबल व्यापार और तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। यूएई पहले इस विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, लेकिन लगातार ईरानी हमलों और आर्थिक नुकसान के बाद अब उसका रुख सख्त हो गया है। अगर यूएई सीधे युद्ध में शामिल होता है तो ये संघर्ष और ज्यादा फैल सकता है और पूरे मध्य पूर्व में बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान प्रेसिडेंट कप 2026 के उद्घाटन के लिए मुंबई के दादोजी कोंडदेव स्टेडियम पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ती नजर आई। जैसे ही वे मंच से नीचे उतरे, भारी भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और फैंस उनके करीब आने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। स्थिति इतनी भीड़भाड़ वाली हो गई कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद उनकी टीम को उन्हें बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अभिनेत्री अनीता अडवाणी की वो अपील जिसमें उन्होंने दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को कानूनी रूप से शादी मानने की मांग की थी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि उनके दावे को विवाह का कानूनी दर्जा देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अडवाणी का कहना था कि वो कई वर्षों तक राजेश खन्ना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही थीं और इसे शादी जैसा संबंध मानती थीं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि खन्ना ने उनसे निजी तौर पर विवाह किया था। हालांकि अदालत ने माना
माना कि इस संबंध को कानूनी विवाह नहीं माना जा सकता। इस मामले में खन्ना की पत्नी डिम्पल कपाड़िया, बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार ने अडवाणी के दावों का विरोध किया था। कोर्ट ने ये भी ध्यान में रखा कि डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना कभी आधिकारिक तलाक नहीं हुआ था, इसलिए वैवाहिक स्थिति स्पष्ट थी। इस फैसले के साथ लंबे समय से चल रहा ये विवाद एक बार फिर अडवाणी के खिलाफ गया और खन्ना के परिवार को कानूनी राहत मिल गई। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन इटली नेशनल फुटबॉल टीम एक बार फिर फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जगह बनाने में असफल रही है। टीम लगातार तीसरी बार क्वालिफायर राउंड से बाहर हो गई, जिससे फुटबॉल जगत में बड़ा झटका लगा है। इटली को प्लेऑफ मुकाबले में बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जहां मैच 1-1 से ड्रॉ रहने के बाद पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से हार मिली। ये लगातार तीसरा मौका है जब इटली वर्ल्ड कप 2018, 2022 और अब 2026 में क्वालिफाई नहीं कर पाया है, जबकि ये टीम 2006 में चैंपियन रह चुकी है। इस बार का टूर्नामेंट 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में शुरू होगा, लेकिन इटली जैसे दिग्गज की गैर मौजूदगी टूर्नामेंट की बड़ी खबर बन गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश